हमारे वन जीवन का स्रोत हैं। स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा के रूप में यह हमें निरंतर जीवन प्रदान करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। वह एक ऐसा ही वन है। इन वनों से सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे जल स्रोत निकलते हैं जो हमें जीवन उपलब्ध करा रहे हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़ व चिड़ियों की चहचहाहट की भूमि कहा जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कई सामान्य तथा कई दुर्लभ जीवों का आवास स्थल है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 520 स्क्वायर किलोमीटर कॉर्बेट नेशनल पार्क, 301 स्क्वायर किलोमीटर सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य तथा 466 स्क्वायर किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र है। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क तथा अंत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें देखने के लिए पर्यटक काफ़ी दूर दूर से आते हैं। इनमें से कुछ पक्षी साल भर यहाँ निवास करते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय के लिए प्रवास पर आते हैं, जैसे कि ये आइबिस पिग। यह हिमालयी पक्षी सर्दियों में प्रवास पर आता है। मोर अपने पंखों का प्रदर्शन मादाओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं। एमरल्ड डव कॉर्बेट में पाए जाने वाले सुंदर पक्षियों में से एक है। वहीं यह नर कलीज मोर परिवार से संबंध रखने वाला पक्षी है। कई पक्षियों में नर व मादा अलग रंग रूप के होते हैं। नर अधिकतर अपने पंखों का प्रदर्शन मादा को आकर्षित करने के लिए करते हैं। चेंजेबल हॉक ईगल एक शिकारी पक्षी है। शिकारी पक्षी अपने से 2 गुने वजन के प्राणी को मार सकते हैं। कई पक्षी सफाई पसंद होते हैं। यह बाज भी खाने से पूर्व अपने शिकार को साफ कर रहा है। एक अन्य शिकारी पक्षी जिसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल कहा जाता है, अपने शिकार की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। कॉर्बेट पार्क में शिकारी पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पलासेस फिश ईगल भी एक शिकारी पक्षी है। पक्षी नियमित रूप से अपने परों की देखभाल करते हैं। वे अपने चोंच द्वारा अपने परों को साफ रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्रीनिंग कहा जाता है। पलासेस फिश ईगल की तरह वूली नेक्ड स्टॉक का यह जोड़ा अपने परों की देखभाल में व्यस्त है। कभी लाखों की तादाद में पाए जाने वाले गिद्ध आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पेड़ों से पराग लेने वाली मधुमक्खी पेड़ों की भी सहायता करती है। फूलों से शहद एकत्रित करते वक्त ये पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं। इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों का उद्देश्य अपनी प्रजाति की संख्या में वृद्धि करना है। अपनी प्रजाति का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस बीटल ने घास पर अंडे दिए हुए हैं। हमारे वन तरह तरह के कीटों से भरे हुए हैं। ड्रैगन फ्लाई उन्हीं में से एक है। कॉमन जैज़बेल तितली लैंटाना के फूलों से पराग एकत्रित कर रही है, तो वहीं यह कॉमन मॉर्मोन धूप सेक रही है। तितलियां शीत रुधिर कीट हैं। वह अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए इन्हें धूप अथवा छाया में जाना पड़ता है। कॉर्बेट पार्क तितलियों के लिए भी एक अच्छा वास स्थल है। यहाँ कई प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं, जैसे क्लब बीक, कॉमन पायरेट, ग्रे पेंसी, बैरोनेट, प्लेन टाइगर आदि। वयस्क तितलियों का मुख्य भोजन फूलों का पराग होता है। मधुमक्खियों के बाद परागण करने वाले कीटों में तितलियां दूसरे स्थान पर आती हैं। इस तरह तितलियां कई प्रजातियों के संवर्धन में सहायक होती हैं।
जंगल में या तो कोई शिकार होता है या शिकारी। जहाँ कुछ मकड़ियाँ शिकार पकड़ने के लिए जाला बुनती हैं, वहीं कुछ छद्म आवरण का भी सहारा लेती हैं। दीमक को सामान्य तौर पर चींटी समझ लिया जाता है, परंतु ये कॉकरोच के परिवार से संबंध रखने वाले जीव हैं। दीमकों की कॉलोनी में श्रमिकों का मुख्य कार्य बाम्बियों का निर्माण व क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का होता है। कॉर्बेट पार्क में सांपों की कई विषैली तथा विषहीन प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक पेड़ों में पाई जाने वाली एक विषहीन प्रजाति है। ये सांप अधिकतर कीट, पतंगे, छिपकलियाँ, चिड़ियों के अंडे व उनके बच्चे खाकर जीवित रहते हैं। वह कभी कभार ही जमीन पर आते हैं। कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक कॉर्बेट में पाए जाने वाला एक अन्य विषहीन सांप है। इनका रंग व शरीर पर बनी हुई आकृति आसपास के वातावरण में छुपने में इन्हें मदद प्रदान करती हैं। जानकारी के अभाव के कारण कई बार लोग विषहीन सांपों को जहरीला समझकर मार देते हैं। अजगर सांप छुपकर शिकार करने में माहिर होते हैं। ये सांप दुनिया के सबसे बड़े विषहीन सांपों में शुमार हैं। विषहीन सांप अपने शिकार के चारों ओर लिपटकर उसका दम घोंट देते हैं। वह समूचा निगल जाते हैं। इस छोटे अजगर ने अभी अभी कुछ खाया है। वह अब एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहा है जहां अपने इस भोजन को आसानी से पचा सके। वहीं इस विशाल अजगर ने एक समूचा हिरन निगल लिया है। सांपों के जबड़े विशेष प्रकार के होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने मुंह के आकार से काफ़ी बड़े जानवर को आसानी से निगल सकते हैं। सांप के दोनों जबड़े तंतुओं से जुड़े रहते हैं, जिस वजह से सांप इन्हें अपने शिकार के अनुरूप फैला सकता है। सांपों के ऊपरी जबड़े में ताप संवेदी गड्ढे होते हैं। ये ताप संवेदी गड्ढे अंधेरे में भी इसे शिकार करने में सहायक होते हैं। इस विशाल अजगर को अब पूरे वर्ष शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉरेस्टेंस कैट स्नेक कम जहर वाला सांप है। इसका जहर किसी छोटे स्तनधारी जैसे चूहे अथवा पक्षियों को मारने में ही सक्षम होता है। सांप यूं तो भागकर जान बचाना पसंद करते हैं, परंतु छेड़े जाने पर ये आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं। कॉर्बेट में पाई जाने वाली जहरीली प्रजातियों में कोबरा भी एक है। जहरीले सांपों में किंग कोबरा सबसे आकर्षक सांप है। किंग कोबरा विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है। ऐसा समझा जाता है कि किंग कोबरा में एक नर हाथी को मारने लायक जहर होता है। वहीं किंग कोबरा एक अकेला ऐसा सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। मादा किंग कोबरा घोंसले की रखवाली भी करती है। किंग कोबरा का मुख्य भोजन अन्य सांप हैं। इस तरह से यह सांपों को खाकर स्वयं अपनी प्रजाति की संख्या को नियंत्रण में रखने का कार्य करते हैं।
मॉनिटर लिजर्ड अथवा गोह एक बड़ा सरीसृप है। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जैसे चूहे, गिलहरी अथवा मेढक एवं पक्षी होते हैं। एक ही स्थान पर बिना हिले डुले रहना अपने दुश्मन को चकमा देने का एक नायाब तरीका है। यह मॉनिटर लिजर्ड अपने शिकार की गंध का पीछा कर रही है। सांप एवं छिपकलियों की जीभ गंध सूंघने में उनकी मदद करती है। अपने अंतिम छोर पर 2 भागों में बटी हुई जीभ आसपास के वातावरण से रासायनिक संकेत लेकर अपने जबड़े में स्थित एक ऑर्गन जिसे जैकब्सन्स ऑर्गन कहा जाता है तक ले जाती है। जैकब्सन्स ऑर्गन की मदद से यह अपने शिकार के बारे में काफ़ी जानकारियां एकत्रित कर लेती हैं। इलोंगेटेड टॉर्टॉइज कॉर्बेट में पाई जाने वाली कछुए की आम प्रजाति है। यह कछुआ अभी अभी अपनी शीत निद्रा से बाहर आया है। इसका अगला काम प्रणय के लिए अपने साथी की तलाश करना है। साथी की तलाश में नर कछुए का सामना एक अन्य नर कछुए से हो जाता है। दोनों नरों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। हारने वाले को यह इलाका छोड़कर जाना होगा। वहीं एक अन्य कछुआ अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए रामगंगा नदी में एक पत्थर पर धूप सेक रहा है। सभी सरीसृप शीत रुधिर प्राणी होते हैं। कछुए की तरह ही यह घड़ियाल रामगंगा नदी के किनारे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रहा है। घड़ियाल के अतिरिक्त रामगंगा नदी में मगरमच्छ की दूसरी प्रजाति मार्स क्रोकोडाइल पाई जाती है। शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाने के उपरांत ये पानी में उतर जाते हैं। रामगंगा नदी में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु महासीर उनमें प्रमुख है। जहां एक ओर ये अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं, वहीं दूसरी ओर ये नदी अथवा तालाबों को साफ रखने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन एक शर्मीला जीव है, परंतु ये एक माहिर शिकारी होता है। यह येलो थ्रोटेड मार्टिन एक शिकार का पीछा कर रही है। और तुरंत ही यह उसमें सफल भी हो जाती है। मुश्किल से अर्जित किए हुए अपने इस भोजन के साथ वो जल्द ही झाड़ियों में विलुप्त हो गई। से ही सामान्य रूप से रात्रिचर जीव है, वह दिन में कम ही दिखाई पड़ता है। एक अत्यंत दुर्लभ जीव है उड़ने वाली गिलहरी। यह प्रथम बार है कि इसे कॉर्बेट लैंडस्केप में फिल्माया गया है। सेही की तरह यह भी एक रात्रिचर जीव है। उड़ने वाली गिलहरियां वस्तुतः पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकती। ये गिलहरियां अपने अगले एवं पिछले पैर के बीच में मौजूद त्वचा की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान का सफ़र हवा में तैर कर तय करती हैं। इंडियन पैंगोलिन कॉर्बेट में पाए जाने वाला एक अन्य दुर्लभ स्तनधारी है। इसके शरीर पर मौजूद विचित्र सल्कों के कारण इसे सल्लू सांप भी कहा जाता है। ये सल्क काफ़ी तेज होते हैं व आपात स्थिति में दुश्मनों से इसकी मदद करते हैं। उदबिलाव एक स्तनपायी जीव है। इसका मुख्य भोजन मछलियां होती हैं। नदी में गोता लगाने के उपरांत ये तट की रेत पर लोट पोट कर अपने शरीर को सुखाते हैं।
जगह जगह मलमूत्र त्याग कर ये अपने इलाके की जानकारी भी देते हैं। एक बार सूख जाने के पश्चात ये पुनः नदी में मछली मारने के लिए उतर जाते हैं। सियार एक मुर्दाखोर जानवर है। वह अन्य शिकारियों द्वारा मारे गए जीवों को खाता है, परंतु कभी कभी 2-3 सियार मिलकर छोटे जानवरों का शिकार कर लेते हैं। जंगल में कई जानवर मिट्टी के पहाड़ अथवा नदी तट पर रेत चाटते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा कर यह जीव अपने शरीर के खनिज लवणों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जंगलों में इन जानवरों की कई पसंदीदा जगहें होती हैं तथा ये जीव इन जगहों पर एकत्रित होते हैं। इन स्थानों को साल्ट लेक कहा जाता है। केवल जानवर ही नहीं, कुछ पक्षी भी मिट्टी खाते हैं, जैसे कि ये पैराकीट्स और पिजन। ऐसा समझा जाता है कि मिट्टी खाकर ये पक्षी कुछ फलों के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। कॉर्बेट पार्क में बंदरों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, रीसस मंकी और ब्लैक फेस मंकी। दोनों ही प्रजातियां बड़े बड़े दल बनाकर रहती हैं एवं सामाजिक जीव हैं। एक दूसरे की देखभाल करना सामाजिक संबंधों को और मजबूत बनाता है। ब्लैक फेस मंकी अथवा हनुमान लंगूर कॉर्बेट में पाई जाने वाली बंदर की दूसरी प्रजाति है। पत्तियों अथवा फलों के अलावा कभी कभी बंदर पेड़ की छाल भी खाते हैं। दिखने में लड़ाई लगने वाला यह दृश्य वास्तव में लड़ाई नहीं है। दल के 2 सदस्य आपस में जीवन जीने का गुर सीख रहे हैं। ये एक तरह की ट्रेनिंग क्लास है। इस ट्रेनिंग क्लास में किसी भी जीव को कोई चोट नहीं पहुंचती। जंगल में कई जीव कुछ चीज़ों के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हिरन एवं बंदरों का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। सूखे के मौसम में जब हरी घास उपलब्ध नहीं होती है तो ये हिरन बंदरों द्वारा गिराई हुई पत्तियों एवं फलों को खाकर गुजारा करते हैं और बदले में किसी भी प्रकार का खतरा होने पर संकेत देकर बंदरों को सूचित कर देते हैं। रामगंगा नदी कई जीव जंतुओं के लिए जीवन का मुख्य स्रोत है। नदी पर बना रामगंगा जलाशय कई जीव जंतुओं एवं पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। ढिकाला ग्रासलैंड से रामगंगा जलाशय का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। जहां एक और विशाल घास का मैदान है, वहीं इसकी पृष्ठभूमि में शिवालिक पर्वत श्रृंखला नजर आती है। कॉर्बेट पार्क में हिरणों की 4 प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें सबसे छोटी बार्किंग डियर अथवा काकड़ है। बार्किंग डियर काफ़ी शर्मीले व एकाकी प्राणी हैं।
ये छुप कर रहना पसंद करते हैं व कभी कभार ही खुले में आते हैं। इनकी विशेष प्रकार की ध्वनि के कारण इन्हें बार्किंग डियर कहा जाता है। खतरे का आभास होने पर ये कुत्ते की तरह आवाज़ निकालकर दूसरे जीवों को खतरे का संकेत देते हैं। स्पॉटेड डियर अथवा चीतल कॉर्बेट में पाई जाने वाली हिरन की दूसरी प्रजाति है। नर हिरन की पहचान उसके सिर पर स्थित सींगों से हो सकती है, जिन्हें एंटलर भी कहा जाता है। परंतु हिरनों के ये सींग स्थायी नहीं होते। ये साल दर साल इन्हें गिराते रहते हैं, जो पुनः फिर उग आते हैं। एक मादा चीतल जो घास के मैदान के किनारे चुग रही है, पूरी तरह सतर्कता भी बरत रही है। समागम काल से पहले नर हिरनों में लड़ाई आम बात है। सबसे ताकतवर नर को ही मादाओं से समागम करने का अधिकार होता है। कॉर्बेट पार्क में स्पॉटेड डियर अथवा चीतल बहुतायत में पाए जाते हैं व ये अन्य शिकारी जीवों का प्रमुख भोजन का आधार भी हैं। सांभर हिरन भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरन है। सांभर हिरन सामान्यतया घने इलाकों में रहना पसंद करते हैं व कभी कभार ही खुले क्षेत्रों में आते हैं। खुले क्षेत्रों में विचरण करते वक्त सांभर हिरन बहुत सावधानी बरतते हैं। निरीक्षण कर लेने एवं पूरी तरह निश्चिंत हो जाने के उपरांत वो अपना कदम आगे बढ़ाती है। ऐसे जंगलों में जहां बाघ जैसे शिकारी घात लगाए बैठे हों, इतनी सावधानी अपना जीवन बचाने के लिए जरूरी होती है। सांभर हिरन छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं, जिनमें सामान्यतया एक बड़ा नर, कुछ मादाएं तथा कुछ छोटे हिरन हो सकते हैं। पाढ़ा अथवा हॉग डियर हिरन की चौथी प्रजाति है, जो ढिकाला के घास के मैदानों में पाई जाती है। हिरनों के अलावा शेर का मुख्य आहार जंगली सूअर हैं, जो कि काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। सूअर एक सर्वाहारी प्राणी है, अर्थात वनस्पति के अलावा यह मांस भी खाता है। नर सूअर में काफ़ी बड़े दांत होते हैं, जो इसे सख्त से सख्त भूमि को खोदने में मदद करते हैं। जब हरी घास उपलब्ध न हो तो सूअर जमीन के नीचे से कंद मूल खाकर गुजारा करते हैं। एशियाई हाथी कॉर्बेट में काफ़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। वह ढिकाला के घास के मैदान इनके पसंदीदा चरागाह हैं। हाथी एक सामाजिक प्राणी है। दल का प्रतिनिधित्व सबसे बूढ़ी हथनी करती है। दल के सदस्यों की संख्या 5 से लेकर 50 तक हो सकती है। वह यह चारे की उपलब्धता के अनुसार घटती अथवा बढ़ती रहती है। नर हाथी सामान्यतया दल से अलग रहते हैं। वह एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। समागम काल के दौरान ये नर दलों के आसपास देखे जा सकते हैं। नर एशियाई हाथियों में दांत पाए जाते हैं, जिसे टस्क कहते हैं। इसी वजह से इन्हें टस्कर भी कहा जाता है। परंतु कुछ एशियाई नर दंतविहीन होते हैं, जिन्हें मखना हाथी कहा जाता है। हाथी अपने शरीर पर मिट्टी डालते हैं। इस प्रकार से वह धूप एवं अन्य परजीवियों से अपनी सुरक्षा करते हैं।
यह मखना नर मस्त की अवस्था में है। इसकी आंख एवं कान के बीच की एक ग्रंथि से हो रहे तरल के रिसाव की वजह से हम इसके मस्त की अवस्था का पता लगा सकते हैं। नर हाथी के दांत उसकी सुरक्षा एवं भोजन में उसकी मदद करते हैं, परंतु मखना दंत विहीन होते हैं, परंतु दांतों की भरपाई वे अपने गठीले शरीर एवं अधिक मांसल सूंड द्वारा कर लेते हैं। इस नर हाथी ने आपसी संघर्ष में अपना एक दांत खो दिया है। समागम काल के दौरान नर हाथियों में आपसी संघर्ष एक आम बात है। इस मकना हाथी एवं एक अन्य नर को लड़ते हुए काफी घंटे बीत चुके हैं। वह दोनों अब थक कर चूर हो चुके हैं। कॉर्बेट में हाथियों की संख्या 700 के करीब है। वह यहाँ का नर मादा अनुपात काफी अच्छा है। इस तरह के बड़े टस्कर कॉर्बेट की शान हैं। वह साथ ही साथ ये इस प्रजाति के भविष्य के प्रति उम्मीद जगाते हैं। हाथियों के दल में छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी हाथियों की होती है, न कि केवल उसकी मां की। छोटे बच्चों को मुख्य खतरा बाघ से होता है, जो कभी कभार इसका शिकार कर लेता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक हरा चारा खा सकता है। इस वजह से ये एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते। हाथी चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। हाथियों का यह स्वभाव उनके प्राकृतावास के संवर्धन के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि उन्होंने एक जगह पर अधिक समय व्यतीत किया तो शीघ्र ही वह जंगल खत्म हो जाएगा और अंततः हाथियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया में एक माली की तरह हाथी जंगल की छटाई करते हुए चलते हैं। परंतु स्थितियां हमेशा इतनी सुखद नहीं होती। झाड़ियों में हो? ये मादा है। मादा ही। हाँ मादा। हाँ उसकी सूंड वूंड सब जली कटी पड़ी है, तार नीचा है नहीं। यह मादा मानवीय भूल का शिकार हो चुकी है। कॉर्बेट पार्क से रामनगर वन प्रभाग को जाने वाले कॉरिडोर के बीच स्थित एक बिजली की तार के चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। एक मादा गुलदार अपने 2 शावकों के साथ बड़ी ही सावधानी से एक नाले को पार कर रही है। जंगल में कभी कभार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। वहीं शाम के समय एक गुलदार पहाड़ी पर आसानी से टहल रहा है। गुलदार छुपने में माहिर
एवं सातिर शिकारी होते हैं। इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में महारत हासिल होती है। यही वजह है कि बाघ से टकराव की स्थिति में ये पेड़ों पर चढ़कर अपना जीवन बचा लेते हैं। पर जंगल में असली हुकूमत बाघ की चलती है। यह मादा अपने एक शावक के साथ जंगल में भ्रमण पर निकली है। बाघ बिल्ली प्रजातियों में अकेला ऐसा प्राणी है जो पानी में लेटना पसंद करता है। पानी में लेटकर बाघ अपने आप को ठंडा रखते हैं, तो दूसरी तरफ मक्खियों एवं अन्य परजीवियों से भी बचाव होता है। नर बाघ अपने बड़े आकार व अयाल से आसानी से पहचान में आ जाते हैं। यह नर बाघ गर्मियों की दोपहरी में प्राकृतिक जल स्रोत में अपने आप को ठंडा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मां से अलग हुआ यह बाघ शिकार करना सीख रहा है। बंदरों को इस शेरनी की मौजूदगी का पता लग चुका है और वह चिल्लाकर सभी जानवरों को इसकी सूचना दे रहे हैं। इस खूबसूरत बिल्ली की झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। वन्यजीव पर्यटन यदि उत्तरदायी तरीके से किया जाए तो यह दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वन्यजीव पर्यटन एवं संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन होने से स्थानीय लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध तो हुए ही हैं, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी मिला है। जंगलों से हमें घास, लकड़ी, जलौनी लकड़ी वो मिलती है और जंगलों से हमें जो है जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं और इन जंगलों को बचाना हम सभी लोगों का मतलब कर्तव्य है। वनों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है तथा घास के मैदानों को जलाना भी इसका एक हिस्सा है। एक ओर यह दुर्घटनावश लगने वाली आग की रोकथाम करता है, तो दूसरी तरफ आग लगने के उपरांत घास की नई आने वाली कोपलें शाकाहारी जीवों के लिए भोजन का स्रोत बन जाती हैं। वन कर्मी नियमित रूप से वन क्षेत्रों में गश्त लगाते रहते हैं। जंगल में गश्त लगाकर जंगली जीवों की गतिविधि के बारे में पता लगाया जाता है। जंगली जानवरों के मूवमेंट के बारे में पता लगाने के लिए जगह जगह कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। इन कैमरों से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर बाघों की गणना भी की जाती है। क्योंकि बाघों की धारियां आपस में मेल नहीं खाती, इसलिए अलग अलग बाघों की पहचान आसानी से हो जाती है। कॉर्बेट में वन्यजीवों को देखने के लिए 4x4 जिप्सी सर्वोत्तम वाहन है। परंतु यह एक अन्य 4x4 यानी हाथी का विकल्प नहीं हो सकती। हाथी बिना शोर किए हुए आपको उन जगहों तक ले जा सकते हैं जहां जिप्सी आपको नहीं ले जा सकती।
पर्यटकों को घुमाने के लिए कॉर्बेट पार्क में कई हाथी हैं। वन विश्राम भवन वन्य जीवन को नज़दीक से देखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल हैं। ढिकाला स्थित ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से रामगंगा नदी एवं जलाशय का सुंदर दृश्य दिखता है। आज मानव एवं वन्य जीवन टकराव अपने चरम पर है व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह नर बाघ शिकारियों की गोलियों का निशाना बन गया है। ये मिल गया। ग्लव्स में रखेंगे सर, अंदर इसको ब्रेन में ग्लव्स में डॉक्टर साहब। कई बार मानव भी इस टकराव के कारण अपनी जान गंवाते हैं। मारे जाने से पूर्व यह बाघ 6 व्यक्तियों को अपना निवाला बना चुका था। परंतु हम बाघों को यूं ही नहीं मार सकते। आज भारत में कुल 1400 के करीब बाघ शेष हैं। बाघ महज हमारा राष्ट्रीय प्राणी नहीं है, ये प्रतीक है एक समृद्ध जंगल का और रखवाला है उन जंगलों का जो हमें स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराते हैं। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। हमारे पास समय बहुत कम है, कहीं ऐसा न हो बहुत देर हो जाए।